Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS online where we are regularly discussing different topics of history, polity, geography, economics, current affairs and science and technology. फ्रेंड्स, पिछले दिनों भारत में बड़ा हर्ष और उल्लास का माहौल बना हुआ है। बहुत एक राष्ट्रीय खुशी का विषय जो है हमारे यहाँ हुआ है और वो विषय है चंद्रयान 3 की बड़ी जो है सफल लैंडिंग जो हुई है चंद्रमा पर भारत ने जो है सफलतापूर्वक जो है अपने कदम रखे हैं। उसके बाद से बड़ा जो है हमारे यहाँ हर्ष बना, और हर्ष हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत जो है इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा था और भारत इसके बाद जो है ऐसा चौथा देश बन गया है जिसने चंद्रमा पर अपना सफलतापूर्वक अपना यान भेजा है, लैंडर भेजा है, रोवर भेजा है। और ऐसा तो पहला देश है जिसने जो है चंद्रमा के साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर अपना जो है यान भेजा, क्योंकि इसके पहले कोई भी देश जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान नहीं भेज पाया। आपने देखा होगा कि हमारा जब लैंडिंग हुई है उसके एक सप्ताह पहले जो है रूस का जो यान था वो क्रैश हो गया लैंड होने से पहले ही। तो भारत के लिए बड़ी ज़बरदस्त जो है उपलब्धि है, बड़ा हर्ष का विषय है। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही चंद्रयान होगा, लेकिन हम केवल चंद्रयान की बात नहीं करेंगे, हम चंद्रयान की भी बात करेंगे, इसरो की भी बात करेंगे, और हम ये भी बात करेंगे कि चंद्रयान के बाद कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट हैं जो हमारे लिए खुशी का अवसर लाने वाले हैं और जो है हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का विषय बनने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल और मैं हूँ आपका फ्रेंड सुनील सिंह। तो आज हम जो है चंद्रयान की तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन साथ में बात करेंगे कि इसरो संगठन जो है वो कैसा है, उसके कौन कौन से अंग है, और ये भी कि उसके कौन से भावी प्रोजेक्ट हैं, कौन से फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे स्पेस प्रोग्राम में, अंतरिक्ष कार्यक्रम में मील के पत्थर साबित होने वाले हैं, माइलस्टोन साबित होने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चंद्रयान की चर्चा करते हैं। ये चंद्रयान, इसके पहले भी हम चंद्रयान मिशन भेज चुके हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2। चंद्रयान 1 देखिए एक ऑर्बिटर मिशन था जिसने चंद्रमा के आसपास जो है परिभ्रमण किया है, चंद्रमा के ऑर्बिट में परिभ्रमण किया है और चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की है। लेकिन उसके बाद हमने चंद्रयान 2 भेजा था जिसमें ऑर्बिटर मात्र नहीं था, ऑर्बिटर तो था ही जो चंद्रमा के आसपास परिभ्रमण करता है, रिवॉल्यूशन करता है, बट देयर वेर लैंडर एंड रोवर ऑल्सो। लैंडर मतलब जो चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की धरती पर लैंड करेगा, और तीसरा ये कि रोवर का मतलब कि जो चंद्रमा की सतह पर चलेगा और चंद्रमा की सतह से संबंधित और दूसरी जानकारियां एकत्र करके हमको भेजेगा। तो चंद्रयान 2 में ये तीनों चीज़ें थी। हालांकि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर तो बहुत सक्सेसफुल चला, लेकिन लैंडर जो है वो ठीक से नहीं चल पाया और उसकी जो है सॉफ्ट लैंडिंग की बजाय हार्ड लैंडिंग हुई, और ना तो हमारा लैंडर काम कर पाया ठीक से, और रोवर को तो फिर काम करना ही नहीं था क्योंकि क्रैश हो गया था। लेकिन इस बार जब हमारा चंद्रयान 3 मिशन भेजा गया तो वो पूरी तरह से सफल है। उसने ऑर्बिटर के रूप में चंद्रमा का सफलतापूर्वक चक्कर लगाया, चंद्रमा के वातावरण का अध्ययन किया है। इसके अलावा फिर आप देखिए कि उसकी लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, सफलतापूर्वक चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा भी है, और जिसका नाम जो है, जिस जगह का नाम आजकल शिव शक्ति रख दिया गया, चंद्रमा के उस स्थान का नाम शिव शक्ति रख दिया गया है जहाँ चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है। और केवल सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की बल्कि वो जो रोवर था उसमें, लैंडर जो था उसका नाम विक्रम था, लेकिन जो रोवर था जिसका नाम प्रज्ञान था, प्रज्ञान मतलब जो बड़ी ज़बरदस्त ज्ञान और बोध हमको कराने वाला है चंद्रमा के बारे में, तो प्रज्ञान भी सफलतापूर्वक बाहर आया और पिछले कई दिनों से चंद्रमा के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी हमको भेज रहा है। जैसे अभी 2 दिन पहले ही जानकारी हमको मिली है कि चंद्रमा पर ऑक्सीजन है। हालांकि वो ऑक्सीजन उस रूप में नहीं है जिस रूप में पृथ्वी पर है, क्योंकि पृथ्वी में ऑक्सीजन अपने प्योर फॉर्म में है, जबकि वहाँ ऑक्साइड्स के रूप में ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन है या नहीं इसकी भी स्टडी अभी वहाँ प्रज्ञान के द्वारा की जा रही है, और वेरी सून वी आर गोइंग टू गेट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड वाटर ऑन द मून। सॉरी। तो ये जो है चंद्रयान 3 है। लेकिन आप चंद्रयान 3 का सारा ऑपरेशन इसरो ने किया, तो आज हम इसरो को भी समझने की कोशिश करते हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है, और केवल इसरो के अंतर्गत बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। जैसे आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद में, वो स्पेस से संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है, खासतौर पे सैटेलाइट्स बनाता है। सैटेलाइट्स के जो पेलोड्स है, अलग अलग पार्ट्स है, आप कह लीजिए कि ट्रांसपोंडर है, कैमरा है, सेंसर है, ये सब बनाता है। इसके अलावा आप देखिए कि एक VSSC है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, वो भी इसी तरह के सैटेलाइट का डिज़ाइनिंग करना और सैटेलाइट के कैमरे, ट्रांसपोंडर बनाना, ये काम करता है। इसके अलावा आप देखिए ये VSSC जो है ये त्रिवेंद्रम में है। एक इसाक भी है, इसाक बेंगलोर में ही है, क्योंकि बेंगलोर में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। तो इसाक जो है बेंगलोर में है, और वहाँ जो है उसका फुल फॉर्म है इंडियन इसरो सैटेलाइट सेंटर, ठीक है, इसरो का सैटेलाइट सेंटर है। तो वहाँ पर भी जो है रॉकेट से संबंधित काम होते हैं, रिसर्च होती है। इसके अलावा आप देखिए कि एक LPSC है, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, वो एक तो महेंद्रगिरी में है तमिलनाडु में, दूसरा भी तमिलनाडु में ही है।
LPSC लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर है, द्रव प्रणोदक केंद्र कहते हैं, द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र कहते हैं, और ये रॉकेट के फ्यूल से संबंधित, रॉकेट की टेक्नोलॉजी से संबंधित अध्ययन करता है। आपने कभी पढ़ा होगा कि LPSC ने ही भारत में जो है पहली बार जो है क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया है, LPSC ने। तो LPSC है। इसके अलावा आप देखिए मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर है, MCF, जो सैटेलाइट से संपर्क करके उससे सूचनाएं प्राप्त करता है, फोटोग्राफ प्राप्त करता है, वीडियो प्राप्त, अभी जो वीडियो आपको प्राप्त हो रहे हैं प्रज्ञान के द्वारा भेजे हुए, या जो फोटोग्राफ प्राप्त हो रहे हैं, वो सब मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी के द्वारा ही अरेंज किए जाते हैं। तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हमारे यहाँ जो है एक तो कर्नाटक में है, हासन में, और दूसरा भोपाल में भी है, मध्य प्रदेश में। तो ये जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन है विच आर वर्किंग एज एन एड ऑफ इसरो, ये मिलके इसरो के साथ काम करते हैं। इसरो हाल के साथ भी मिलके काम करता है। हाल यानी है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो एरोप्लेन का डिज़ाइन बनाता है और एरोप्लेन का प्रोडक्शन करता है हमारे यहाँ। तो इसरो जो है उसके आप देखिए कि इसरो की स्थापना 1969 में हुई है, 1969 में, बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। वो इसरो की स्थापना से पहले ही हमारे यहाँ जो है स्पेस प्रोग्राम कुछ मात्रा में शुरू हो गया था। तो उसको जरा हम पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ 1963 के बाद से ही हमारे यहाँ स्पेस प्रोग्राम शुरू हो गया था। आपने देखा होगा कि त्रिवेंद्रम के पास थुम्बा में हमारे यहाँ जो है एक रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन उस समय वी वेर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन अदर कंट्रीज फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी। हमारे पास ना तो हमारे सैटेलाइट्स थे, ना हमारे पास सैटेलाइट को लॉन्च करने की, रॉकेट थे ना, सैटेलाइट लॉन्च करने की कोई टेक्नोलॉजी थी। तो हमारे सैटेलाइट हमने शुरू में भेजा। आपने पढ़ा होगा कि भास्कर भारत का पहला उपग्रह था, लेकिन या उसके बाद रोहिणी आया, उसके बाद स्ट्रेस करके जो स्ट्रेच रोहिणी सीरीज सैटेलाइट करके था। ये सब जो है सैटेलाइट हमने नहीं बनाया सर, ये सारे सैटेलाइट हमने अधिकांश तौर पर यूरोपियन एजेंसी के द्वारा बनवाए थे, और वही इसको लॉन्च करते थे। आपने सुना होगा साउथ अमेरिका में एक फ्रेंच गुयाना नाम का देश है, वहाँ एक कोरू नाम की जगह है समुद्र के किनारे, तो वहाँ से लॉन्च किए गए। तो नाइदर द सैटेलाइट वाज इंडियन नॉर द सैटेलाइट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी वाज इंडियन, बस केवल इंडिया का नाम था। लेकिन धीरे धीरे हमने इसमें बहुत तेज़ी से जो है आत्मनिर्भरता प्राप्त की। इसरो ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, और उसमें एक बड़ी भूमिका जो खासकर रॉकेट टेक्नोलॉजी में एक बड़ी भूमिका जो है वो आपके हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति है अब्दुल कलाम, उनकी भी है। तो उन्होंने जो है बहुत सारा काम इसमें किया है। धीरे धीरे भारत ने अपने सैटेलाइट बनाना शुरू किया। आपने देखा होगा इनसेट जो एक सैटेलाइट था, इनसेट नाम सुना होगा आपने, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। तो इनसेट 1, इनसेट 2, इनसेट 1B, 1, 2B, 3B, इनसेट 3C, D, E, ऐसे कई सीरीज के इनसेट हमने विकसित किए। वो प्योरली इंडिजिनस सैटेलाइट है, देश में स्वदेश निर्मित सैटेलाइट है। फिर इसके बाद हमने सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने की टेक्नोलॉजी भी डेवलप की है, और उसके लिए हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के रॉकेट्स बनाए। शुरू में हमने SLV बनाए थे, जिसको स्पेस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स कहते हैं। लेकिन उसके बाद एडवांस रॉकेट्स भी बनाए, खासतौर पे ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। इसका भी हमने 1979 में सफल परीक्षण किया। रोहिणी को जो है ASLV के द्वारा ही पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था, रोहिणी नाम का जो सैटेलाइट था उसको। और इसके बाद आप देखिए कि फिर हमने और एडवांस रॉकेट डेवलप किए, खासतौर पर PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, विच इज़ यूज टू सैटेलाइट इन द पोलर ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में सैटेलाइट को, उपग्रह को स्थापित करने के लिए PSLV का उपयोग करते हैं, खासतौर पे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को सेटल करने के लिए, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के जो PSLV हम यूज़ करते हैं, वो 1989 में हमने उसका पहला परीक्षण किया, सफल परीक्षण। देयर आफ्टर 1991 में भेजा। खासतौर पे IRS-1, IRS-2, IRS श्रेणी के जितने सैटेलाइट है वो सब हमने PSLV से भेजे। लेकिन PSLV के बाद एक ज़बरदस्त सफलता हमको मिली तब जबकि हमने GSLV बनाया। देखिए ऐसा है कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तो पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करते हैं। वो पृथ्वी से बहुत दूर तो है, पर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। कितनी दूर है? लगभग 1800 किलोमीटर दूर है। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आप देखिए हमारी जो आसपास कम्युनिकेशन सर्विसेज जो हमको मिल रही है, चाहे हमारे फ़ोन चल रहे हो, हमारे DTH चल रहे हो, हमारा रेडियो चल रहा हो, हमारे इंटरनेट चल रहा हो, इंटरनेट चल रहा हो, कोर बैंकिंग चल रही हो, आपके ATM चल रहा हो, ये सब चल रहे हैं सैटेलाइट सर्विसेज। ये सब सैटेलाइट सर्विसेज से चल रहा है। तो उसके लिए हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूज़ करते हैं, संचार उपग्रह उपयोग करते हैं, जैसे इनसेट है। तो ये उपग्रह अगर हम ये सेवाएँ 24 आवर्स चाहते हैं, थ्रू आउट द क्लॉक चाहते हैं, तो हमको जो है राउंड द क्लॉक चाहते हैं, तो हमको जो है इन सैटेलाइट को यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को एस्टेब्लिश करना होगा पृथ्वी की एक पर्टिकुलर कक्षा में, पृथ्वी की एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, सो दैट वी कैन गेट सिग्नल्स फ्रॉम दिस सैटेलाइट्स 24 आवर राउंड द क्लॉक। ठीक है, तो उस ऑर्बिट को हमने नाम दिया है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और वो बहुत दूर है, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर है। अब इतनी ऊंचाई पे जाके किसी सैटेलाइट को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत पावरफुल रॉकेट चाहिए। तो दैट रॉकेट वॉज डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल।
आप देखिए कि ये बहुत पावरफुल होता है और इसके लिए एक विशेष इंजन यूज़ किया जाता है जिसको हम क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। क्रायोजेनिक इंजन जो बहुत कम तापमान पर काम करता है। क्रायोजेनिक का मतलब ही होता है कि बहुत कम तापमान, तो इट वर्क्स एट वेरी लो टेम्परेचर, और इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लिक्विफाइड फॉर्म जो है वो फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। तो दिस GSLV वॉज डेवलप्ड इन इंडिया सक्सेसफुली इन 2001। तो इनिशियली तो वो क्रायोजेनिक इंजन जो GSLV में लगता था दैट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम रसिया, बट लेटर ऑन वी डेवलप्ड आवर ओन क्रायोजेनिक इंजन। जैसा मैंने बताया LPSC महेंद्रगिरी तमिलनाडु में जो है हमने अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया और आजकल डेवलप कर रहे हैं, और आपको बड़ी आश्चर्य होगा और खुशी होगी कि वी आर एक्सपोर्टिंग क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, तो क्रायोजेनिक इंजन जो है वो हमने अपना विकसित किया, GSLV विकसित किया। तो अभी तक हमारा सैटेलाइट कार्यक्रम, अभी तक हमारा जो स्पेस प्रोग्राम था, अभी तक हमारा जो अंतरिक्ष कार्यक्रम था वो सैटेलाइट और रॉकेट पर बेस्ड है। लेकिन अब हम धीरे धीरे थर्ड और फोर्थ जनरेशन में जा रहे हैं स्पेस प्रोग्राम के। जैसे हमने मून, हम जो है ना इंटर प्लेनेटरी स्टडी पर काम कर रहे हैं। चंद्रमा, मून, शुक्रयान आने वाला है हमारा, और इवन सूर्य का अध्ययन करने वाले हैं। तो अब हम आगे वाली स्टेज पे चले गए हैं। तो इसके लिए हमारा अभी जो चंद्रयान पे सफलतापूर्वक हमने लैंडिंग की है वो तो है ही, लेकिन जो फ्यूचर प्रोग्राम है वो बड़े इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। फ्यूचर प्रोग्राम में जैसे एक हमारे यहाँ आदित्य L1 नाम का प्रोग्राम है जो अभी 2023 में ही लॉन्च होने वाला है, सितंबर में पॉसिबल। तो ये जो आदित्य L1 प्रोजेक्ट है ये सूर्य का ऑर्बिटल मिशन है, ध्यान रखिए, यानी सूर्य की कक्षा में जाके चक्कर लगाएगा और सूर्य के बहुत करीब जाकर सूर्य की स्टडी करेगा। तरह तरह के सेंसर इसमें लगे हुए हैं, थर्मल सेंसर है, दूसरे सेंसर है। तो इसके द्वारा हम सूर्य की बहुत, एक तो सूर्य के एटमॉस्फेयर का स्टडी करेंगे, सूर्य के एटमॉस्फेयर में अवेलेबल जो पार्टिकल्स है, खासतौर पे चार्ज पार्टिकल है उसकी स्टडी करने वाले हैं। खासतौर पे सूर्य का जो कोरोना है, सूर्य का जो बाहरी भाग है जिसको हम कोरोना कहते हैं या प्रभा मंडल कहते हैं, उसकी स्टडी करने वाला है। और इसके अलावा एक और स्टडी करने वाला है आदित्य L1, और वो स्टडी होगी कि हाउ द स्टार्स आर डेवलप्ड। आप देखिए सूर्य भी एक स्टार है, एक तारा है, तो आखिर स्टार्स, तारे बनते कैसे हैं, इसका ये गूढ़ रहस्य का भी अध्ययन करने वाला है हमारा आदित्य L1। तो आदित्य L1 है, इसके अलावा गगनयान है। गगनयान तो बहुत ही एक ज़बरदस्त सा प्रोजेक्ट है, और अगर वो सफल होता है तो भारत को बहुत आगे ले जाएगा स्पेस प्रोग्राम में। आप देखिए गगनयान जो है, गगनयान 1, गगनयान 2 और गगनयान 3, ये 3 अलग अलग एपिसोड्स में है। तो पहला जो गगनयान 1 है वो 2023 में ही लॉन्च होने वाला है, और ये एक अनक्रूड फ्लाइट होगी, स्पेस फ्लाइट होगी। फ्लाइट मतलब जाएगा और आएगा स्पेस, जो अमेरिका वगैरह कर रहा है ना आजकल की, अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजते हैं, तो हम उसी का आरंभिक परीक्षण कर रहे हैं। ये अनक्रूड है, अभी इसमें अंतरिक्ष यात्री नहीं भेज रहे हैं, लेकिन इसको बिल्कुल वैसे डिजाइन किया ताकि 3 अंतरिक्ष यात्री उसमें बैठ सकें, जा सकें, और ये शटल होगी, मतलब अंतरिक्ष में जाएगी और सफलतापूर्वक लौट के आएगी। तो गगनयान 1 जो है 2023 में जाने वाला है, 2024 में या 23-24 के बीच में ही कहीं जो है गगनयान 2 का परीक्षण भी होगा। और ये 2 परीक्षण होने के बाद, ये दोनों अनक्रूड है, यानी इसमें अभी वैज्ञानिक नहीं जाएंगे, अंतरिक्ष यात्री नहीं जाएंगे, लेकिन इनकी सफलता के बाद गगनयान 3 आएगा, पॉसिबली 2025 में, और 2025 में वो क्रूड होगा। क्रूड होगा मतलब क्रू जाएगा, उसमें वैज्ञानिक जाएंगे, अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, 3 लोग जाएंगे, और उनको भी सफलतापूर्वक लाएगा। तो वो तो एक बड़ा जबरदस्त कदम होगा। एक बार फिर भारत जो है दुनिया के टॉप मोस्ट देशों में, टॉप 4 कंट्रीज में इन्वॉल्व हो जाएगा अगर वो सफल होता है। ऐसे कंट्रीज विच हैव टेक्नोलॉजी फॉर स्पेस शटल। स्पेस शटल यानी स्पेस में जाएगी और लेके आएगी अपने अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक वापस। तो ये गगनयान जो है हमारे यहाँ होने वाला है। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ शुक्रयान भी एक प्रोजेक्ट है, 2024 में ही ये लॉन्च होने वाला है। शुक्रयान जो है शुक्र नाम के ग्रह का अध्ययन करेगा। पृथ्वी के सबसे करीब जो ग्रह है वो शुक्र है, उसको पृथ्वी की सिस्टर प्लेनेट भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। तो शुक्र को स्टडी कर जाएगा। खासतौर पे ये ऑर्बिटर मिशन है, यानी शुक्र के ऑर्बिट का स्टडी करेगा, वीनस के ऑर्बिट का स्टडी करेगा, खासतौर पे शुक्र के पर्यावरण का, शुक्र के एटमॉस्फेयर का, शुक्र के वातावरण का अध्ययन करेगा। क्योंकि शुक्र के वातावरण जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग। आपने सुना होगा कि शुक्र दुनिया का सबसे ज़्यादा चमकता हुआ ग्रह है, ब्रह्मांड का सबसे चमकता हुआ ग्रह है, इसलिए उसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं, वीनस। तो उसकी जो चमक है उसका मूल कारण यह है कि उसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बनिक गैसेस की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि 73% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ कार्बनिक गैसेस। तो उसकी स्टडी करेगा हमारा शुक्रयान। वो भी बड़ी ज़बरदस्त उपलब्धि होगी, 2024 का है। इसके अलावा हम मंगलयान भी भेजने वाले हैं। आप देखिए इसके पहले हमने मंगलयान 1 भेजा था, मॉम 1 बोलते थे उसको, तो मॉम 2 जाएगा। मॉम यानी MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो मार्स के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और मार्स की स्टडी करेगा। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ साहब यह है कि इस बार मार्स में पॉसिबली मार्स में लैंडर और रोवर भी होगा। ये तो ज़बरदस्त हो जाएगा सर, बिल्कुल, क्योंकि लैंडर तो मार्स में बहुत कम, अमेरिका का भी फेल हुआ है लैंडर तो फेल नहीं हुआ, रोवर फेल हुआ है।
लेकिन हम भेजेंगे। ये 2025 का प्रोजेक्ट है और नहीं 24 का प्रोजेक्ट है मॉम 2 जो है। तो मार्स और उसमें ऑर्बिटर भी होगा, यानी मार्स के आसपास चक्कर लगाएगा। फिर एक लैंडर होगा जो चंद्रमा मंगलयान के मंगल ग्रह की सतह पर जाकर लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग ही होगी। और उसमें से एक रोवर भी निकलेगा और वो रोवर मंगल की सतह पर घूमेगा और स्टडी करेगा कि मंगल में क्या पाया जाता है, खासतौर पे ये कि मंगल में बर्फ है या नहीं, मंगल में पानी है या नहीं, मंगल में ऑक्सीजन है या नहीं, दैट इज वेदर देयर आर लिविंग कंडीशन, सर्वाइविंग कंडीशन ऑन मार्स और नॉट। तो ये भी स्टडी होने वाली है मॉम के द्वारा। और इसके अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ निसार नाम का एक प्रोजेक्ट है, निसार नाम का प्रोजेक्ट आने वाला है। ये भी 2024 का ही है। और ये तो अमेरिका के साथ, आप देखिए अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है कि इंडिया बहुत तेज़ी से स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में बढ़ता हुआ देश है, तो इसके साथ पार्टनरशिप किए बिना रहेगा नहीं। इसलिए जो है अमेरिका ने पार्टनरशिप की है। तो NISAR नाम का एक प्रोजेक्ट है, नासा इसरो अपर्चर राडार। फिर से सुन लीजिए, नासा इसरो अपर्चर राडार नाम का एक प्रोग्राम है जिसमें हम जो है स्पेस में राडार इस्टेब्लिश करने वाले हैं। आपने सुना होगा राडार जो है एक टेक्नोलॉजी होती है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जिसके द्वारा हम आसपास उपस्थित किसी वस्तु का पता लगाते हैं और वो कितनी दूर है ये भी पता लगा लेता है। तो वो राडार जो है स्पेस में इस्टेब्लिश करेंगे अमेरिका और भारत, यानी नासा और इसरो मिलकर। और वो जो है रिमोट सेंसिंग में एक अगले जनरेशन का काम होगा, नेक्स्ट जनरेशन काम होगा। क्योंकि एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा हम स्पेस में सैटेलाइट लगाकर पृथ्वी के अंदर या भारत की सतह के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से रिसोर्सेज है, कहाँ तेल पाया जाता है, कहाँ कोयला है, कहाँ सोना है, समुद्र में कहाँ मछलियाँ हैं, वन क्षेत्र में कहाँ वनों की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, पर्वतों में कहाँ बर्फ़ की मोटाई बढ़ रही है घट रही है, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, ये सारी स्टडी हम करते हैं रिमोट सेंसिंग के द्वारा। हिंदी में बोलते हैं सुदूर संवेदन तकनीक। तो सुदूर संवेदन तकनीक के सैटेलाइट हमने बहुत एस्टेब्लिश किया। अभी मैंने बताया था कि जो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है हमारे PSLV है, उसके द्वारा हमने IRS श्रेणी के, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट श्रेणी के बहुत सारे सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए और बहुत सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन काम होगा क्योंकि रडार पर बेस्ड रिमोट सेंसिंग होगी। तो ये भी हम अमेरिका के साथ करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए कि हमारे यहाँ एक लूनर स्टडी का एक और मिशन जो जाने वाला है, और उसमें भी मतलब वो लूनर, मतलब उसका नाम अभी चंद्रयान 4 नहीं रखा गया है, लेकिन है वो चंद्रयान 4 ही समझ लीजिए आप, कि वो भी एक बार फिर ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों चीज़ें उसमें इंक्लूड होगी। और इसके बाद की स्टडी हम चंद्रमा की करने वाले हैं। तो ये कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है इसरो के या भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम के। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, पर्टिकुलरली द फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड इन सच थिंग्स, पर्टिकुलरली द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इसको जरूर आप उनको जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, सो दैट यू कैन गेट दीज इंटरेस्टिंग वीडियोज़ रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।